हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडे सेशन। सो आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक। लास्ट क्लास 24th लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी एक्सियल लाइन पे। बेटा आज हम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो देखो सिचुएशन क्या रहने वाली है। हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल है। मुझे पता आपको इलेक्ट्रिक डायपोल का डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना आता है, क्योंकि फिजिक्स में सबसे इजी थिंग यही है। ओके, सो इलेक्ट्रिक डायपोल में होता है क्या है बेटा, आपके पास में टू चार्जेस होते हैं। एक तो चार्ज कौन सा होता है, माइनस क्यू, दूसरा होता है प्लस क्यू। और क्या रहता है, दोनों चार्जेस के बीच में कुछ डिस्टेंस रहता है। ठीक है, तो माइनस क्यू चार्ज को हम क्या कह देते हैं, इसको हमने रखा हुआ है पॉइंट ए पे, और प्लस क्यू चार्ज को हमने रखा हुआ है पॉइंट बी पे। और ये जो डायपोल है, इस डायपोल का जो मिड पॉइंट है दैट इज ओ डायपोल का मिड पॉइंट है। आपको पता है डायपोल के दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, डायपोल लेंथ। और आपको ये भी पता ही है कि डायपोल लेंथ कितना होता है, 12। अब बेटा एक बात बताओ, ये ओ मिड पॉइंट है तो दिस लेंथ L एंड दिस वन आल्सो L, ये कुछ रहने वाला इस तरह। अब देखो एक बात बताओ, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन करती है वो एक्सियल लाइन होती है, और हमने यहाँ कहीं पॉइंट P लिया था, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया। बट आज हमें क्या करना है, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये इक्वेटोरियल लाइन कौन सी है बेटा, क्या होता है, जैसे एक लाइन जो इनके इलेक्ट्रिक डायपोल के मिड पॉइंट से पास करे परपेंडिकुलरली, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करे, डायपोल को ये परपेंडिकुलर, डायपोल में से परपेंडिकुलरली पास कर रही। ये वाली जो लाइन है ये इक्वेटोरियल है, ये इस वाली लाइन को दो इक्वल पार्ट में भी क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, एल और एल एन। ठीक है, इस वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल लाइन। दिस वन इज इक्वेटोरियल लाइन। अब यहाँ पे क्या है, इक्वेटोरियल लाइन पे कहीं पे भी एक पॉइंट है P। सपोज मैंने पॉइंट P यहाँ पे दिखाया है, पॉइंट P है यहाँ पे। इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब एक बात बताओ, ये वाला चार्ज है तो इसकी विसिनिटी है, इसके रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये वाला प्लस क्यू चार्ज है, इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दोनों चार्ज के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो पॉइंट P पे एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और ये जो पॉइंट P है ये कहाँ है, ये जो पॉइंट P है बेटा, ये जो डायपोल का जो मिड पॉइंट है, डायपोल के मिड पॉइंट से पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल r। ठीक है, पॉइंट P यहाँ पे वो पॉइंट है वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब एक बात बताओ, माइनस Q से इस पॉइंट P का डिस्टेंस ये वाला है, निकाल सकते हो इजीली। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है ना। ठीक है, तो बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना रहेगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करो और ये जो डिस्टेंस आएगा आपका आएगा r² l² का रूट। ओके, मुझे पता है मैथ पे आपके अच्छी कमांड होगी, आप ये फाइंड आउट कर लोगे। B से पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस है, ये कितना रहेगा। ठीक है, ये वाला अब फिर अगेन यहाँ पे क्या बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। ठीक है बेटा, अब एक बात बताओ, ये वाला डिस्टेंस L है, ये R है, अगेन यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये वाला डिस्टेंस सेम कितना हो जाएगा, l² + r²। हमें क्या करना है, पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था। तो अब एक बात मुझे बताओ, पॉइंट P पे माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी। आप पॉइंट P पे क्या रखोगे, टेस्ट चार्ज, तो टेस्ट चार्ज यहाँ पे Q0 रखोगे। स्मॉल पॉजिटिव होता है तो माइनस क्यू अपनी तरफ अटैक कर लेगा, तो माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बोल देता हूँ E1 है, कितना है E1, तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी ये वाली। सिमिलरली जो प्लस क्यू चार्ज है जो हमने पॉइंट B पे रखा हुआ है, उसके कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये उसको रिपेल करेगा, और इसने मेरी इंक को तो रिपेल कर दिया है,
सो माय डियर स्टूडेंट क्या रहेगा, प्लस क्यू चार्ज पॉइंट पी पे टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो इसको रिपेल करेगा। तो स्टूडेंट अब देखो जो पॉइंट पी पे प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी ये वाली। आपको पता है प्लस क्यू चार्ज टेस्ट चार्ज को इस डायरेक्शन के अलॉन्ग रिपेल करेगा, ओके, और प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E2। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट पी पे जो दोनों पॉइंट पी पे माइनस क्यू चार्ज के कारण में इलेक्ट्रिक फील्ड है और प्लस क्यू के कारण, तो दोनों का क्यों ना हम क्या है मैग्नीट्यूड निकालें। मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। हम क्या करेंगे, पॉइंट P पे माइनस क्यू चार्ज के कारण माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। उसका मैग्नीट्यूड देखो कितना रहेगा, E1, हमने नाम दिया है E1। तो क्या करते हैं, इस वाले चार्ज को K से मल्टीप्लाई करते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मूला है हमारे पास, बार बार, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, और दोनों के बीच में देखो डिस्टेंस कितना है, मतलब माइनस क्यू चार्ज और पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस कितना है, रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ओके, इतना डिस्टेंस। अब इसका हम क्या करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्क्वायर। सो इसको सोल्व करेंगे तो सिंपली हम इसको E1 को क्या लिख पाएंगे बेटा, E1 को हम लिख देंगे KQ अपॉन में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सो ये क्या रहेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E1। माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पे हमने निकाल लिया, इतना मैग्नीट्यूड रहेगा E1 इलेक्ट्रिक फील्ड का। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। हम प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या करेंगे, ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसके कारण भी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, और वो कितना है E2। E2 इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे हम, यहाँ पे कितना होगा, इस वाले चार्ज के मैग्नीट्यूड को बोलो K से मल्टीप्लाई करेंगे, और बीच में जो इनके डिस्टेंस है उसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो डिस्टेंस कितना है R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। आपको पता है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला हमने पाइथागोरस से निकाला था, ठीक है, ये R था, ये L था, ये आपको ध्यान ही होगा। सो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा बेटा, वो कितना रहेगा, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो KQ अपॉन में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। बेटा हमने क्या किया, माइनस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे कैलकुलेट किया। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है, इस वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट है, दो वेक्टर क्वांटिटी है। अभी ऐसी सिचुएशन होगी ना, एक फोर्स तो नीचे लग रही है, दूसरी फोर्स ऊपर लग रही है, नेट फोर्स कहाँ आएगी, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे हम वेक्टर लो के अकॉर्डिंग, ठीक है, पैरेललोग्राम लो वगैरह यूज करके, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ठीक इसी तरह से जैसे इन दोनों फोर्स के बीच का रिजल्टेंट हम फाइंड आउट करते थे, वैसे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक नेट रिजल्टेंट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैलकुलेट करेंगे। सो एक बात बताओ बेटा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये वाली जो AB लाइन है ठीक इसके पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपने क्या है एक और लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे देखो आप, इन दोनों लाइन के बीच में कोई एंगल रहेगा कितना, थीटा, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा थीटा। जब दो पैरेलल लाइन को, आपको पता है ये अच्छे से पता है, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो ये वाले एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्लास 7 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर एक बात बताओ, देखो ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी, देखो मेरी बात सुनो, ये वाला डिस्टेंस, ये वाली लेंथ सेम है ट्रायंगल में, ठीक है। अब ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा, ये वाला एंगल थीटा, तो इस वाले एंगल को भी मैं क्या लिख दूंगा थीटा। होपफुली समझ में आया होगा, कहीं पे भी कोई लंबी चौड़ी ज्योमेट्री नहीं है, इसमें हमने क्या किया है
सेम जो पहले किया था वही किया है। ये वाला एंगल थीटा, दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कट कर दी तो ये एक अलग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल क्या रहेंगे, सेम क्लास 7 वाला ही कॉन्सेप्ट है। दोनों एंगल कितने हो गए, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला भी थीटा, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे अल्टरनेटिवली थीटा। अब मैं क्या करूंगा बेटा, ये जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इवन इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये थीटा एंगल पे है, इसको मैं कंपोनेंट में ब्रेक कर सकता हूँ। इस डायरेक्शन में इस इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का कौन सा कंपोनेंट रहेगा, E1 cos थीटा, ठीक है, और इस डायरेक्शन में कितना रहेगा, E2 sin थीटा। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल इजी आपको आता है कंपोनेंट में रिजोल्व करना। सॉरी, इस डायरेक्शन में E1 cos थीटा, तो इस डायरेक्शन में कितना, E1 sin थीटा, ओके। अब ये ऊपर वाला जो E2 वेक्टर है ये थीटा एंगल पे एक्ट कर रहा है, तो E2 का इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, E2 वेक्टर, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, थीटा एंगल है, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, E2 cos थीटा, और ऊपर की तरफ कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे तो ये कितना होगा, E2 sin थीटा। बिल्कुल इजी हो गया ये तो, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, आप ऐसा लिख सकते हो ना, सिंस, देखो ये इक्वेशन आपके पास फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, दोनों देखो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, मतलब क्या है, माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जितना है उतना ही प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है ना, बिल्कुल। तो आप क्या लिखोगे, सिंस जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, E2 के इक्वल है, दोनों एक इक्वल मैग्नीट्यूड है। अब एक बात बताओ, यहाँ कंपोनेंट में जब E1 और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यहाँ पे E1 और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड थे, इनको हमने कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया तो इनका तो रोल खत्म। अब हम इनके कंपोनेंट की बात करेंगे, तो जब कंपोनेंट की बात करेंगे तो कुछ कंपोनेंट तो क्या है एक्स एक्सिस के अलोंग है, और कुछ कंपोनेंट क्या है वाई एक्सिस के अलोंग है, और तो कोई कंपोनेंट नहीं है क्योंकि हम 2D की बात कर रहे हैं। सो बेटा क्या होगा, हम वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट देखेंगे, क्या देखेंगे, वाई एक्सिस वाला, पहले वाई वाला देखेंगे, अलोंग वाई एक्सिस, कि वाई एक्सिस के अलोंग क्या हो रहा है। शायद जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो आप पकड़ चुके हैं, ठीक है। वाई एक्सिस के अलोंग क्या हो रहा है बेटा, E2 sin थीटा ऊपर है और E1 sin थीटा नीचे है। देखो E1 और E2 तो कोई फर्क ही नहीं है क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ऊपर से sin थीटा और sin थीटा भी इक्वल है, इसका मतलब क्या है, आप क्या लिखोगे, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे बिकॉज इनका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो क्या लिखोगे, अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, E1 sin theta and E2 sin theta are equal in magnitude but opposite in direction। दोनों क्या डायरेक्शन में ऑपोजिट है, so they will cancel out each other। वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई एक्सिस के अलोंग कोई रोल नहीं होगा, दोनों प्लस माइनस के कारण ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि वाई एक्सिस के अलोंग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0। बची कौन सी एक्सिस, प्लेन की y0, तो एक एक्स एक्सिस बची हुई ये वाली, इस वाली एक्सिस के अलोंग क्या होगा, मतलब E1 sin थीटा भी इसी डायरेक्शन में, E2 sin थीटा भी इस डायरेक्शन में, मतलब क्या E1 cos थीटा भी इसी डायरेक्शन में, E1 cos थीटा भी इसी डायरेक्शन में, और E2 cos थीटा, मतलब दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड cos कंपोनेंट की फॉर्म में एक ही डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग एग्जिस्ट करेगा, और दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे। अब हम क्या बात करेंगे, अलोंग वाई एक्सिस देखेंगे, अलोंग वाई एक्सिस क्या हो रहा है, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, वाई तो स्टडी कर चुके हैं, अलोंग एक्स एक्सिस लिखो, E1 cos थीटा and E2 cos theta are acting in same direction। दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन।
So net electric field at P, so net electric field at P will exist due to cosine component, of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के कोसाइन कंपोनेंट के कारण क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक्स एक्सिस के अलोंग, और वो कितना होगा, तो देखो कितना होगा, आप ये तो फाइंड आउट कर ही सकते हो ना, बिल्कुल सिंपल सा काम है, ठीक है, नहीं भी करोगे तो मैं कर दूंगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E1 cos थीटा, आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हमने इसको E नाम दिया, कितना E बोला, तो E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगा, वो किसके इक्वल होगा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के सम के इक्वल होगा, E1 cos थीटा प्लस में E2 cos थीटा। और आपको गिवन है, सिंस आपको ये भी गिवन है, E1 किसके इक्वल है बेटा, E2 के, तो आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखो, इन दोनों को पुट कर दो, E1 cos थीटा प्लस में E2 को भी क्या लिख सकते हो, E1 cos थीटा, तो फाइनली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ट्वाइस ऑफ E1 cos थीटा। ओके, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या करना था, दोनों चार्ज के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो y के कारण निकालना, तो y का तो निकला ही नहीं, बस क्या निकला x, तो मतलब जो x के लोग होगा वही क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप क्या लिख सकते हो, E1 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ E1 की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ऑफ KQ अपॉन में कितना है बेटा, ट्वाइस ऑफ KQ अपॉन में कितना है, L स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर इनटू cos थीटा। ओके, अब आप ये जो cos थीटा देख रहे हो, अब आप cos थीटा को क्या लिख सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो cos थीटा को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से कोई भी आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल AOP राइट, देखो AOP राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है बेटा L, और हाइपोटेन्यूज कितना बना, ये रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, दैट इज प्रीटी इजी। cos थीटा की इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप, ठीक है, तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा at point P due to this electric dipole, that will be twice of KQ upon में L square plus R square, cos थीटा को पुट कर दो वैल्यू, कितनी बनेगी, L upon में अंडर द रूट L square plus R square, ठीक है। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिख सकते हो, इसको देखो K, इसको मैं यूं लिख दूं, K है, इसको K इंटू Q, ओके, 2 इंटू L, साथ में 12 ऐसे लिख सकते हैं ना, KQ 12, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, अपॉन में क्या बनेगा बेटा, L स्क्वायर R स्क्वायर की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे L स्क्वायर R स्क्वायर की पावर 1/2 है, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाएगी, तो फर्दर आप इसको 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, √3/2, ओके। सो आप इसको यहाँ पे Q इंटू 12, याद करो इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। आप किसी भी चार्ज के मैग्नीट्यूड को डायपोल लेंथ से मल्टीप्लाई करते हो तो एक बहुत ही प्यारी चीज मिलती है, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ठीक है, या दूसरी इतनी प्यारी भी नहीं, हम जानते हैं, ठीक है, ओके। सो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर कितनी होगी, 3/2। मतलब आपने यहाँ पे क्या किया, आपको क्या करना था, जस्ट यहाँ पे लिख दो, Q इंटू 2L को आपने क्या पुट किया, डायपोल मोमेंट P पुट कर दिया है। सो फाइनली हमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है, K इंटू P
अपॉन में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। आप इसको ये भी लिख सकते हो के को कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है, इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में कितना आएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, सो बोथ आर ओके, जो आपको ठीक लगे, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आप लिख देना। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उसकी इक्वेटोरियल लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो लाइन थी उस पे कहीं पे भी पॉइंट पी यहाँ कहीं पे भी जूम करो, आप नीचे भी ले सकते हो बाय डिफॉल्ट, ठीक है। हमने यहाँ पे ऊपर की तरफ दिया पॉइंट पी, यहाँ पे आपने दोनों चार्ज के कारण एक जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा उसका मैग्नीट्यूड आपने कैलकुलेट कर दिया, दोनों का आपने क्या किया है, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर दिया है, ठीक है। अब एक बात बताओ, हम इसको वेक्टर क्वांटिटी की फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब मैं ये जो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर मैं रब करूंगा और आगे हम फर्दर इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने ये कर लिया होगा, ठीक है। सो बेटा ये जो दोनों डेरिवेशन है एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन वाली, दोनों की दोनों डेरिवेशन बेहद इजी है और इनमें जितना भी कोई थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव पार्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि बड़ा ही मजेदार है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़े या क्यूबरसम है, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल इजी है, ठीक है। यहाँ पे अब हम वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना चाहें, ठीक है, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो इसके ऊपर वेक्टर लगा देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी मिली आपको मिली p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। आपने वेक्टर लगाया तो यहाँ पे क्या डायरेक्शन मेंशन करना पड़ेगा। डायरेक्शन देखो, दोनों के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वाई एक्सिस के लोग भी आया था, एक्स के लोग भी, क्योंकि E1 E2 को कंपोनेंट में ब्रेक करने के बाद में इनका काम खत्म, तो E1 E2 तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में था ही नहीं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ एग्जिस्ट कर रहा था, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो आप यहाँ पे यूं लिख सकते हो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्या लिख सकते हो, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, या फिर आप इसको पॉइंट P बोल दो, ठीक है, और इसको क्या बोल दो, कोई पॉइंट S बोल दो, ठीक है, या फिर अलोंग PS, आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, ठीक है ना, यहाँ आप लिख सकते हो अलोंग PS, ये S कोई पॉइंट है, ठीक है, जैसे A कोई पॉइंट है, B, वैसे ये नाम दे दिया हमने, वैसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इसको छोड़ भी सकते हो, कोई जरूरी नहीं है अलोंग PS, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, आप इसके साथ में एक और पॉसिबिलिटी भी लिख सकते हो। अब एक बात बताओ, एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप होता है और नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग क्या जगह, नेगेटिव आई कैप, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो अलोंग नेगेटिव आई कैप, अलोंग ऐसे लिखे अलोंग नेगेटिव आई कैप, ठीक है। जस्ट डायरेक्शन मेंशन करनी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो हमने क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली है पॉइंट P पे। अब हम स्पेशल केस डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे, स्पेशल केस। सो बेटा स्पेशल केस देखो कौन सा बनेगा, एक स्पेशल केस हम डिस्कस करते हैं। स्पेशल केस में हम क्या देखते हैं, कह रहे कि ये जो डाइपोल है ये बहुत छोटी हो जाए, शॉर्ट डाइपोल, वैसे तो डाइपोल का लेंथ क्या छोटा होता है, डाइपोल और भी छोटी हो जाए तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। इफ साइज ऑफ डाइपोल बिकम वेरी वेरी स्मॉल, मतलब डाइपोल का साइज छोटा हो जाए, डाइपोल का साइज छोटा हो जाए तो 2L कह दो या L कह दो, 2L भी छोटा हो जाएगा, L भी छोटा हो जाएगा। व्हाट डज इट मीन, L क्या हो जाएगा, छोटा, और L छोटा किसके कंपैरिजन में हो जाएगा, R डिस्टेंस के। R क्या है, डाइपोल के मिड पॉइंट से पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। सो L क्या हो जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल देन R,
अब देखो पॉइंट P तो वहीं पे है, पॉइंट P चेंज नहीं कर रहे, हम डाइपोल का साइज छोटा कर दें तो डाइपोल की साइज के L के मुकाबले R क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, या यूं कहे तो L बिकम वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, L बिकम वेरी वेरी स्मॉल देन R, तो हम यूं भी कह सकते हैं इसको कि L स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भी R स्क्वायर से बहुत छोटा हो जाएगा। सो जब एक तो चीज छोटी थी उसका आपने स्क्वायर और कर दिया तो और छोटा हो गया, तो इस केस में हम क्या कर देंगे, L स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, L स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना बेटा। सो फिर हमारी ये वाली इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी फाइनल, देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वाली क्या बन जाएगी, मैग्नीट्यूड की टर्म में लिखेंगे, ये ज्यादा वेक्टर वेक्टर मत लगाओ, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है L तो नेग्लेक्ट ही हो गया, तो बचा क्या R स्क्वायर, L को तो भूल जाओ है ही नहीं, नेग्लेक्ट हो गया, तो बचा क्या R स्क्वायर और उसकी पावर कितनी 3/2, तो इसको फर्दर सोल्व करोगे तो P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इससे क्या होगा यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो, 2 से 2 को कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा R। तो आपको जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला वो कितना मिलेगा बेटा, P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ठीक है, ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन व्हेन द साइज ऑफ डाइपोल बिकम वेरी वेरी स्मॉल। तो ये वाला केस किसी पॉइंट P पे निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ डिफिकल्ट या टिपिकल चीज है ही नहीं। ठीक है, सो आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब हम कुछ वैसी चीजें डिस्कस करेंगे जो न्यूमेरिकल में या कहीं आप देखने को मिलेगी आगे आपको। ठीक है, जब इस टॉपिक का एप्लीकेशन होगा तब वहां इसका यूज हो सकता है। ठीक है, तो स्पेशल केस फर्स्ट बोल दें इसको, दिस वाज अ स्पेशल केस फर्स्ट, यहाँ पे हम स्पेशल केस सेकंड डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकंड में आप ये देख सकते हो बेटा। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकाली थी एक्सियल लाइन के केस में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन के केस में आपने देखा था ये इलेक्ट्रिक डाइपोल थी, दो चार्ज थे माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट P था और इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, E था, और मैंने उसको एक्सियल लाइन का केस है तो E एक्सियल लिख दिया। तो इसकी जो वैल्यू आई थी आई थिंक आपको मिली, याद हो तो वो जो मिलती है वैल्यू वो मिलती है ट्वाइस ऑफ P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। एक्सियल लाइन के केस में इतनी होती है। ठीक है, और आज हमने इक्वेटोरियल के केस में निकाली है। इक्वेटोरियल के केस में मतलब क्या है, अब सिचुएशन कुछ ऐसी है, हमारे पास दो चार्ज है माइनस क्यू प्लस क्यू, इसकी इक्वेटोरियल लाइन है, इस पे पॉइंट P है। इस पॉइंट P पे हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला वो कितना आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन कितना आया, P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2, ये वाली है। कई बार जब CBSE 1 मार्क्स के क्वेश्चन देगा आपको तो ये चीज आपसे जरूर पूछ सकता है। ठीक है, क्या पूछ सकता है बेटा, इसको मैं लॉक कर देता हूँ नीचे वाले पार्ट को। ठीक है, वो आपसे कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इन दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उनका रेशियो कितना होता है। तो एक बात बताओ, इसको मैं इक्वेशन 3 बोलूं, इसको मैं इक्वेशन 4 बोलूं, 3 को 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 2:1। कितनी होगी, 2:1। इन दोनों को डिवाइड कर दो, क्या कर दो। ओके बेटा, एक वीडियो में छोटा सा इंटरप्शन आ गया था, अब कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखो क्या था कि एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन का रेशियो कितना आया था, 2:1। यहाँ से अब दोनों इक्वेशन क्या है, 3 और 4 को हम डिवाइड कर रहे हैं
और दोनों को डिवाइड करेंगे तो इनका रेशियो कितना आएगा 2:1। इससे हमें क्या, ये क्या सिंबलाइज कर रहा है बेटा, ये सिंबलाइज कर रहा है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इक्वेटोरियल लाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक्सियल लाइन पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो क्या होता है, इक्वेटोरियल का डबल होता है। मतलब आपके पास एक डाइपोल है, ठीक है, उस डाइपोल के जो किसी पॉइंट पी, कोई भी आप एक पॉइंट पी लेते हो, तो उस पॉइंट पी पे डाइपोल की एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल, ठीक है। सो इनके बीच में एक रिलेशन होता है। आपसे 1 या 2 मार्क्स में पूछे तो ये आप ये क्वेश्चन सीबीएसई पूछे तो आप बता दोगे। इनका रेशियो याद रख लेना, एक्सियल और इक्वेटोरियल का रेशियो कितना होता है, 2:1 होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये मैंने स्पेस रब कर दिया था, ठीक है। ओके, अब देखो क्या है, और आपसे केसेस क्या पूछ सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या पूछा जा सकता है बेटा आपसे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये तो याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है किसी भी पॉइंट पी पे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्यू पॉइंट चार्ज है और यहाँ पे पॉइंट पी है, यहाँ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और आपको ये गिवन है, ये पॉइंट कितनी r डिस्टेंस पे, तो दैट वाज प्रीटी इजी। उसका फॉर्मूला क्या था, इस वाले चार्ज को k से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं डिस्टेंस के स्क्वायर से। यहाँ से हमने क्या देखा, इस रिलेशन से हमने पाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब बेटा एक तो सिचुएशन ये है पॉइंट चार्ज के केस में, तो ये है। दूसरा क्या है, हम क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं ड्यू टू ए डाइपोल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब डाइपोल के केस में चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल में देखो या आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कैलकुलेट करो, इक्वेटोरियल में, चाहे आप एक्सियल में करो या इक्वेटोरियल में, तो आप यहाँ पे एक स्पेशल केस हम लेते थे ना, ठीक है ना, जब पॉइंट पी एक्सियल लाइन के केस में तो तब लेते थे जब पॉइंट पी बहुत दूर हो, और एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल के केस में कब लेते थे, जब डाइपोल लेंथ वेरी स्मॉल हो। तो उस केस में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं दोनों ही इक्वेटोरियल और एक्सियल में, तो वहां हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट L3, ठीक है। ये तो किस केस में आता है, ये तो आता है एक्सियल लाइन में, किस में आता है, एक्सियल में। और इक्वेटोरियल में कितना आता है, इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ जाता है इक्वेटोरियल में, एक्सियल में ट्वाइस होता है, एक्सियल में क्या होता है, ट्वाइस होता है। और 4 पाई एप्सिलॉन, जैसे इसमें किसमें L² को नेग्लेक्ट करते हैं तो एक सिचुएशन बनती है, तो कितना L³ हो जाता है। और इक्वेटोरियल लाइन में कितना आता है बेटा, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और L³, ठीक है। यहाँ पे कितना आता है, सॉरी यहाँ पे R³ रहता है, कितना रहता है R³, और यहाँ पे भी क्या रहता है R³। ओके, ये दोनों रिजल्ट उम्मीद करता हूँ आपको याद होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के केस में किसी पॉइंट P पे एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल पे क्या है, किसी भी पॉइंट P पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कुछ इस फॉर्मेट में रहता है, ठीक है। तो उस केस यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इस वाले केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट r की पावर यहाँ पे 3 है। और सिमिलरली इक्वेटोरियल और एक्सियल दोनों में सेम कंडीशन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल r की पावर 3 के। तो दोनों में क्या कोड डिफरेंस हुआ, मतलब क्या है, दोनों क्या इंडिकेट कर रहे हैं भाई, r की वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब क्या है, आपके पास में कोई पॉइंट चार्ज है, उसे जितना आप दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बट यहाँ पे नीचे वाले केस में क्या है, यहाँ आपके पास पॉइंट चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल से आप कितना दूर चले जाओ, चाहे एक्सियल पे चले जाओ या इक्वेटोरियल पे चले जाओ, इस वाले केस में भी क्या है, डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डिक्रीज करेगा। बट डिफरेंस क्या है कि डाइपोल के केस में आप थोड़ा सा चलोगे, देखो r की पावर 3 है, मतलब थोड़ा सा चलोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा डिक्रीज होगा, क्योंकि पावर ज्यादा होने से नीचे, जैसे r की वैल्यू 2 है तो इसका 2 का क्यूब कितना होगा 8, तो 1/8 टाइम डिक्रीज हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो मतलब क्या है, दोनों में कोड डिफरेंस यही है, दोनों के केस में क्या है,
इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिस्टेंस के साथ में डिक्रीज करेगा, बट डाइपोल के केस में क्या है, जैसे जैसे हम डाइपोल से दूर जाएं, चाहे एक्सियल पे या इक्वेटोरियल लाइन पे, दोनों ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अब्रप्टली चेंज करेगा, ज्यादा डिक्रीज करेगा एज कंपेयर टू पॉइंट चार्ज। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आज के लेक्चर में आपने एंजॉय किया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर देना और अपने मैक्सिमम फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।